महाराष्ट्र भारत का सबसे धनी व विकसित राज्य। चारों ओर मीलों तक फैले केले के खेत महाराष्ट्र को भारत में सर्वाधिक केलों का उत्पादक बनाते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं 30 रॉक कट बुद्धिस्ट गुफाएं, जिन्हें बेहद बारीकी से चट्टानों को काट काट कर गढ़ा गया। डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न घाट्स को आज से 2300 वर्ष पूर्व इतनी उत्कृष्टता से तराशा गया कि आज स्कॉलर्स अजंता की इन गुफाओं को भारतीय कला व चित्रकला का बेहतरीन व सुंदर नमूना मानते हैं। अजंता की नरेटिव वॉल पेंटिंग्स बौद्ध धार्मिक कला की मास्टरपीस हैं, जिनमें बौद्ध व जातक कहानियों को चित्रित किया गया था। महाराष्ट्र का दूसरा रत्न एलोरा। 1600 वर्ष पूर्व एलोरा में बौद्ध, हिंदू व जैन धर्म की 34 गुफाओं को पहाड़ों से हजारों टन शिलाएं हटा बनाया गया। रॉक कटिंग की ऐसी भव्य व बारीक कारीगरी ने एलोरा के गुफा मंदिरों को संपूर्ण विश्व में केव आर्किटेक्चर के चरम शिखर पर पहुंचा दिया। यह यात्रा है भारत के इन सबसे प्राचीन केव टेम्पल्स की, हमारे अतुल्य भारत की अनूठी विरासत की, हमारी अद्भुत गौरवशाली संस्कृति की। हजारों वर्षों तक अनेक रहस्य अपने में छुपाए ये गुफाएं गुमनामी के अंधेरों में गुम रहीं। खोजे जाने पर इन गुफाओं ने जैसे सारे अंधेरों से पर्दा उठाते हुए अपनी उत्कृष्ट चित्रकला व शिल्पकला से संपूर्ण जगत में धूम मचा दी। देश विदेश से लाखों सैलानी प्रतिवर्ष इन केव टेम्पल्स को देखने भारत आते हैं, मगर हमारी नज़र तो तलाश कर रही है अजंता एलोरा के उन रहस्यों की जो आज भी यहाँ दफन हैं और अंधेरों से प्रकाश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड पहलुओं को एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए एक पारखी नज़र व गहन एकाग्रता, और दिल चाहिए कला का मर्म समझने वाला। तो यही मन में ठान हम निकल पड़े हैं काल के रथ में सवार समय में 2300 वर्ष पीछे जाने के लिए। अतीत के पन्नों को पलटते हुए इतिहास दोहराकर अध्ययन करेंगे अनछुए अनउजागर तथ्यों और पहलुओं का। हम देखेंगे कला की कुछ बेहद दुर्लभ अभिव्यक्तियों को और नजर डालेंगे उनके भीतर छिपे गौरवशाली इतिहास पर। जानेंगे केव टेम्पल आर्किटेक्चर को और अध्ययन करेंगे अजंता एलोरा की निर्माण शैली का, जिसके कारण ये प्राचीन गुफाएं आज तक टस से मस नहीं हुई। गोता लगाएंगे भारत की प्राचीन तकनीकों व परंपराओं के सागर में और ढूंढेंगे उन श्वेत मोतियों को जो सहज ही हमें प्रकृति संग एक ही डोर में बांधते हैं। गुफाओं के अंधेरे में साक्षात्कार होगा दिव्यता का, जब प्रकट होगा वो परम रहस्य। तो आइए प्रवेश करें एक तिलिस्मी दुनिया में, जहां कण कण में बसता है जादू एक अद्वितीय इतिहास का, क्योंकि ये है द केव्स ऑफ मैजिक अजंता एलोरा। वर्तमान है अटल सत्य, व भविष्य के बीच मुस्कुराता वर्तमान यकीनन समय रथ को खींचता ऊर्जावान प्राण है। एक ऐसा छलावा जो भूत और भविष्य दोनों को ही भूलने को विवश कर देता है। इस डगर पर आगे बढ़ते हमारे कदम नहीं जानते कि आगे जाकर उन्हें काल में फिर कितना पीछे जाना है। तलाश है ये, एक अधूरी तलाश, मगर आगे खड़ा है वर्तमान का मोह माया जाल। इसी भ्रमजाल से परे जाना है अतीत की गहराइयों में उस अमूल्य रत्न को खोजने, तभी पूर्ण होगी हमारी तलाश। आ पहुंचे हैं महाराष्ट्र, स्वागत कर रहे हैं दूर दूर तक फैले केले के वृक्ष। भारत को विश्व में केलों का सर्वाधिक उत्पादक होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संस्कृति में केले को बहुत शुभ माना गया है। पूजा अर्चना में भी इसका विशेष स्थान है। जरा देर ठहरकर इन बनाना प्लांटेशंस को निहार लेते हैं। पेड़ों पर लदी कच्चे केलों की बड़ी बड़ी चरखियां और प्रत्येक चरखी में मोती समान जड़े अनेक केले बड़े मनमोहक हैं। भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया को ही केले का जन्म स्थल माना जाता है।
ये फसल तैयार है। केले की खेती को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। किसानों की जी तोड़ मेहनत ही केले में घुली मिठास का रूप ले लेती है। कुछ जानकारी के लिए बात करते हैं प्लांटेशन ओनर श्री महाजन से। ये पूरे साल आते हैं क्या बाबा? हाँ, पूरे साल आते हैं क्या? नहीं, एक साल में आते हैं। बस एक साल में एक साल में आते फिर हैं। पेड़ खराब हो जाएगा, चलता रहेगा फिर ये बाद में? चलते रहेगा, वो नुकसान हो गया ना, सब माल गिर गए हवा से। हवा से गिर गए? दोनों सब बीच में ऐसे गिर गए सब। अच्छा, ये सारे पेड़ गिर गए होंगे हवा से सारे? हाँ, उधर से भी गिर गए सब। 5,000 में से 4,000 गिर गए, 1,000 बचा। अच्छा, और उसका पैदा आता है लगाने के वक्त में 13 रुपए का एक पैदा आता है। काफी नुकसान हो गया आपके? बाकी बिल्कुल सब काम में से चले गए। अच्छा, तो जब केले का चरखी आ जाता है तो पेड़ खत्म हो जाता है या दूसरा? ये पेड़ तो लगाते पर उसका बीज आता है, अभी बनाते तो 13 रुपए का बीज आता है, पौधा आता है, ये थैले में सब पैक होते। अच्छा, वो लगाते हैं हम। नहीं, आप लगाते जैसे एक अपने पेड़ में से एक चरखी आ गया, हाँ, ये किया था, फिर बस पेड़ खत्म, बस खत्म हो जाता है। एक पेड़ में एक ही बार। फिर दूसरा लगाना पड़ता है? फिर दूसरा लगाना पड़ता है। अच्छा और 13 रुपए का पैदा लगा, उसमें लगा, अच्छा। मतलब आपने आपके 4,000 पौधे 13 रुपए के हिसाब से बर्बाद हो गए सारे? सब बर्बाद हो गया। उसके बाद में फिर लागवड़, मटेरियल, खाद वाद और सारा जो वो भी है। अलग नागरती वक्करती वो सब काम पड़ बहुत गया। नुकसान हो गया। हाँ, चलो, ईश्वर की इच्छा। अब मेहनत रात दिन भागना, उधर से पानी लाना, कहाँ से पानी लाना, लाइन बंद हो गई, ऐसा हो गया वैसा, वो बहुत झंझट है। अच्छा, और देखो तो सब फूटे जाते हैं। इतने नुकसान के बावजूद बाबा ने भेंट स्वरूप दी गई चरखी का मूल्य लेने से साफ इनकार कर दिया। उनके प्रेम पूर्वक किए गए इस अनुरोध को हम ठुकरा नहीं पाए। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल एक बार फिर लहलहा उठे। बाबा से विदा लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। ग्रामीण परिवेश व दोनों ओर लगे केलों के वृक्ष एक परफेक्ट कंट्री साइड का उदाहरण है। चरखी पर लगे ये कच्चे हरे हरे केले शीघ्र ही बाबा की मेहनत व प्रेम की मिठास से पककर सुनहरा रंग धारण कर लेंगे। इनकी मिठास हमें सदा ही बाबा की याद दिलाएगी। हम पहुंच गए हैं अजिंठा गांव। गांव के बाहर ही स्थित है अजिंठा लेणी अर्थात अजंता की गुफाएं। केव्स तक जाने के लिए हमें महाराष्ट्र टूरिज्म की प्रदूषण रहित सीएनजी बसेस की सहायता लेनी होगी। यात्रियों के वाहन गुफाओं तक ले जाने से प्रदूषण द्वारा गुफाओं की संवेदनशील चित्रकारी के खराब हो जाने का खतरा जो है। बस में अपना स्थान ढूंढते ढूंढते ऐसा लग रहा है जैसे वापस स्कूल डेज में चले गए हों, जब पिकनिक पर जाते समय स्कूल बस में अपनी फेवरेट सीट तलाश किया करते थे। हाँ, ये जगह बढ़िया है, यहाँ से व्यू भी अच्छा दिखेगा। बस के चलते ही अजंता केव्स तक का हमारा यह रोमांचक सफर शुरू हो गया है। एक समय था जब अजंता तक जाना भी स्वयं किसी रोमांच से कम नहीं था। पहाड़ी मार्ग पर पतले रास्तों से गिरने का भय तथा घने जंगलों से घिरी गुफाओं में जंगली जानवर, साथ ही साथ आदिवासी समूहों का भी खतरा था।
आज भी गुफाएं वेस्टर्न घाट्स के डीप में सह्याद्री श्रृंखला की इंध्याद्री रेंज पर बसी हैं। बाहर का लैंडस्केप भी लगातार बदल रहा है। हरे पेड़ों का स्थान अब चट्टानों वाले रॉकी लैंडस्केप ने ले लिया है। शहरी सेटलमेंट्स और आबादी से दूर पहाड़ी ढलानों की यह चट्टानें रॉक कार्विंग्स और पेंटिंग्स के लिए एक बिल्कुल अनुकूल स्थान है, जहां मॉन्क्स सभी डिस्टरबेंसेस से दूर एकाग्रता से मेडिटेट कर सकते थे। अजंता गुफाएं इंध्याद्री पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर काटी गईं, जमीनी सतह से काफी ऊपर। गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए हमें उन तक पैदल ट्रैक कर चढ़ना होगा। एक अनूठा एहसास है। ऊपर चढ़कर भी हम समय की गहराइयों में लगातार उतर रहे हैं। चारों ओर फैला सह्याद्री वन भी उस काल की याद दिलाता है जब इन सौम्य गुफाओं के दर्शन के लिए घने जंगलों से पैदल गुजरना पड़ता था। गुफाएं वाघोरा नदी की जलधारा के निकट 76 मीटर की ऊंचाई पर घोड़े की नाल के आकार की चट्टान पर खोदी गईं। इंध्याद्री घाटी का यह स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए सौम्य और शांत वातावरण प्रदान करता था, जो वर्षा ऋतु में एकांतवास के लिए इस स्थान को पृथक करता है। सभी 30 गुफाएं बेसॉल्ट चट्टान में तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर विभिन्न कालों में उत्खनित की गईं। हॉर्सशू शेप्ड ये केव्स एक एकांत स्थल के रूप में भिक्षुओं द्वारा पर्याप्त समय तक बौद्धिक संभाषण व धार्मिक क्रियाकलापों के संपादन के लिए लंबी अवधि तक प्रयुक्त हुई। अजंता गुफाओं का उत्खनन 2 अलग अलग कालों में हुआ। प्रथम युग तृतीय शताब्दी से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व सतवाहन राजाओं द्वारा तथा द्वितीय युग 5वीं शताब्दी ईस्वी में वाकाटक राजाओं द्वारा। प्रवेश करते हैं गुफा क्रमांक 16 में, जो हॉर्सशू शेप्ड गुफा श्रृंखला के ठीक मध्य में स्थित है। वाकाटक नरेश हरिसेन के प्रधानमंत्री वराहदेव द्वारा उत्खनित यह विहार अजंता का सबसे विशाल व बेहतरीन मंदिर है। गुफा का निर्माण 460 ईस्वी से आरंभ हुआ। इसका प्रमुख आकर्षण है इसका गजद्वार अर्थात एलिफेंट गेट। पाव मोड़ झुककर अभिवादन करते इन गजों को शिल्पकारों ने बड़ी सजीवता से गढ़ा है। गौर करने योग्य तथ्य यह है कि अजंता की गुफाएं मोनोलिथिक हैं, अर्थात एक ही चट्टान से काटकर इस अद्भुत शिल्पकला को मूर्त रूप दिया गया है। गजद्वार से प्रवेश करते ही सामना होता है नागेंद्र देव की रॉक कट प्रतिमा से। देव नागेंद्र नागों के देवता हैं। नागेंद्र अपनी ही कुंडली पर आरूढ़ हैं। द्वारपाल रूप में नागेंद्र देव श्रद्धालुओं को अंदर स्थित बौद्ध प्रतिमा तक जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। कारीगरी बेहद स्पष्ट तथा बारीक है। गले में धारण आभूषण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। सर्पों का शिल्प तो बेहद ही सजीव है। उनकी आंखें तक बिल्कुल साफ तराशी गई हैं। विहार में अंदर अनेक प्रकार के अलंकरण हैं। गंधर्व जो दैवीय संगीतकार हैं। तीखे नैन नक्श वाली यह प्रतिमा लगता है अभी गा उठेगी। यह है यक्ष भारवाहक, जिन्होंने मंदिर का भार अपने कंधों पर उठा रखा है। इनके गले, बाजू, हाथ व पांव के आभूषण सहस्त्रों वर्ष पर्यंत आज भी एकदम स्पष्ट हैं। हाथ व पांव की उंगलियां भी बड़ी सफाई व सजीवता से गढ़ी गई हैं। अवश्य ही इनके केश विन्यास व गहने आभूषण आने वाली पीढ़ियों द्वारा अनुकरणीय रहे होंगे। भगवान बुद्ध की मुख्य प्रतिमा में उन्हें प्रलंब पदासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है।
धम्मं शरणं गच्छ। अधिकांशतः भगवान बुद्ध को पद्मासन मुद्रा में ही बैठे दिखाया जाता है। यहाँ भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र मुद्रा धारण की है। यह वही मुद्रा है जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सारनाथ में पहला उपदेश देते वक्त धारण की थी। यह मुद्रा धर्म के चक्र के उपदेश की सूचक है। द्वितीयम्पि संघं